Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mayank Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये जो क्लासेस हैं वो जीके के लिए होने वाली हैं, यूपीपी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। सो दैट आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। आज की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और आज की सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर दे उसे क्या कहा जाता है? कौन से टेम्परेचर पे जो वायु में जो जलवाष्प है वो संघनित होना शुरू कर देगा, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके दहनांक, बाहवांक, ओसांक या फिर रफुरांक। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओसांक, दे आर राइट। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक जो प्रकाश वर्ष है वो क्या मापता है? ऑप्शन है आपके घनत्व, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी दूरी, दे आर राइट। जो एक प्रकाश वर्ष है वो क्या मापता है? दूरी मापता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का क्या परिचालन किस वर्ष में किया गया था? भारत में जो पहली रेलवे लाइन था, ठीक है, उसका परिचालन जो है वो किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है आपके 1813, 1857, 1853 या फिर 1833। ट्राई टू गिव द आंसर। So the right answer is option number C 1853। ओके, जिन्होंने भी जवाब दिया 1853 दे आर राइट। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके टाइम पे 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है, पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये बताना है आपको, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है आपके सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है सारनाथ, दिया राइट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? यानी किस आधार पे समाज को विभाजित किया गया था? ऑप्शन है आपकी धर्म, धन, जन्म या फिर पेशा। तो राइट आंसर सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी जवाब दिया है पेशा, दे आर राइट। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल था उसमें समाज को पेशा यानी उनका जो पैशन था, जो भी कर्म था, उसके आधार पे जातियों को विभाजित किया गया था, समाज को विभाजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपकी गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक या फिर हिम। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी शुष्क हिम, दे आर राइट। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस भी कहा जाता है, शुष्क हिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण आवेशित होते हैं, कौन सा आवेश होता है? उदासीन होता है यानी न्यूट्रल, धनात्मक, शून्य या फिर ऋणात्मक। बताइए कौन से चार्ज होते हैं अल्फा कण में? तो जो अल्फा कण होता है वो कौन सा चार्ज होता है? जिन्होंने भी जवाब दिया है
पॉजिटिव, धनात्मक, दे आर राइट। ठीक है, अल्फा कण पे धनात्मक आवेश होता है। ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन है आपके 1994, 1964, 1974 या फिर 1984। जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रक अधिनियम, तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी 1974, दे आर राइट। ठीक है, 1974 में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण करने के लिए किया गया था ये अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? चित्रकार की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत या फिर मीर सैयद अली। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी दसवंत, दे आर राइट। दसवंत जो थे और बसावन, ये दोनों क्या थे, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे, दसवंत और बसावन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था, ये बताना है। ऑप्शन है आपके 1900, 1903, 1907 या फिर 1905। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 1905, 1905, दे आर राइट। ठीक है, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने की घोषणा की थी, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके युगांत, काल, संध्या या फिर अभिनव भारत। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जो वी.डी. सावरकर थे उनके द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का जो गुप्त समुदाय था वो क्या कहलाता था? जिन्होंने जवाब दिया अभिनव भारत, दे आर राइट। ठीक है, अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किन महीने में मनाया जाता है? कौन से महीने में मनाया जाता है मकर संक्रांति, बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके अगस्त, जून, मार्च या फिर जनवरी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है वो कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? ऑप्शन है आपके परभक्षिता, प्रेडेटिज्म, असहभोजिता, सहभोजिता या फिर सहोपकारिता। जवाब दीजिए। लाइकेन जो होता है, ठीक है, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, दे आर राइट। ठीक है, लाइकेन जो होता है सहोपकारिता का संबंध का उदाहरण है। लाइकेन जो होता है वो नीले हरे शैवाल और कवक तथा तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। लाइकेन जो होता है वो
वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए उपयोगी जैव सांकेतिक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? बताइए, प्लेग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है आपके जीवाणु, प्रजीवगण यानी प्रोटोजोआ, कवक या फिर विषाणु। जवाब दीजिए। प्लेग किसकी वजह से होता है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, दे आर राइट। ठीक है, जो जीवाणु नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, इसके कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो पेर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। आप लोग चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है, पेरिसीनिया पेस्टिस। पेर्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे या फिर खजुराहो में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बताइए, दिलवाड़ा जैन मंदिर। जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, दे आर राइट। ठीक है, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पे है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। ठीक है, इसको जो है कहाँ पे निर्माण करवाया गया था? राजस्थान में। सोलंकी शासक जो थे भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत यानी राजस्थान पर करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सभी लोग बताएंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है आपकी 1992, 1994, 1991 या फिर 1993। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, सभी लोग जवाब देंगे। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए 1992, दे आर राइट। इसकी स्थापना जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो स्थापना थी वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसके प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल को हुई थी। 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। ठीक है, और ये एक वैधानिक निकाय भी था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो माधवीपुरी बुच जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। पहला, 10वां, 15वां या फिर 5वां? जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है जूट के उत्पादक का सबसे विश्व में जो है पहला स्थान है भारत का। किसका? पहला स्थान है भारत का। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है, भारत में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे देश के कुल जूट का उत्पादन का 50% उत्पादन सिर्फ यहीं पे होता है।
तो भारत विश्व में जूट उत्पादक का पहला स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति किससे संबंधित है? मांस, खाद, टमाटर या फिर आलू? गोल क्रांति का संबंध कृषि के क्षेत्र में, बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी आलू, दे आर राइट। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। अगर हम बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन की, तो इसके लिए कौन सा क्रांति है? हरित क्रांति है। ठीक है, कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से। और बात करते हैं तिलहन उत्पादन के लिए, तो तिलहन के लिए पीली क्रांति है। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति है। आलू के लिए, आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति हो गई। मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति है। गुलाबी क्रांति किसके लिए? झींगा मछली उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये बताना है आपको। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो आर्थिक विकास के शहरीकरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2007 से 2012, ठीक है, उसका उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जो विषय वस्तु थी वो थीम थी क्या? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसका प्रमुख थीम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये बताना है आपको। कनाडा, इटली, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? कंगारू बताइए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू जो है, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, दे आर राइट। ठीक है, कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का है। ये एक स्तनधारी पशु है। ठीक है, कंगारू जो है केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन है आपके नाथुला, अघिल दर्रा, चांगला या फिर जोजिला? सिक्किम को चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा, दे आर राइट। ठीक है, जो नाथुला दर्रा था वो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जो जेलेपला दर्रा है, ठीक है, वो भारत तथा चीन के बीच के व्यापार किया जाता है वहाँ से, जेलेपला दर्रा से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये बताना है आपको। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन आपके गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर कावेरी? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। डेल्टा नहीं बनाती है।
जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो ही नदी ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये डेल्टा नहीं बनाती, बाकी गंगा, महानदी, कावेरी ये सब बनाती हैं। जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शारावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी या फिर ताप्ती नदी? सभी लोग बताइए। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए शारावती नदी, दे आर राइट। जोग प्रपात जो है कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शारावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और कितने ये जो है 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है जी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार औषधि, खेल, कृषि या फिर पत्रकारिता? पुलित्जर पुरस्कार स्टार्ट कब किया गया था? ये 1917 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में? जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता के क्षेत्र में, दे आर राइट, ठीक है। ये पुरस्कार जो था अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स ऑप्शन है आपके बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, दे आर राइट, ठीक है। ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी, किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। बात करते हैं बोलीविया की, तो बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है, लापाज, ठीक है, लापाज है। बात करते हैं वेनेजुएला की, तो काराकास है, काराकास। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? नोबेल प्राइज जो था वो किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन है आपके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला था? नोबेल प्राइज मिला कब था? 1921 को मिला हुआ था। ये एक भौतिकविद थे, ठीक है। और जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, दे आर राइट। जो आइंस्टीन थे उनको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? सभी लोग जवाब देंगे। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके 1935, 1939, 1940 या फिर 1937? सभी लोग जवाब देंगे। सो जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1937, दे आर राइट, ठीक है, 1937।
जो भारत का राष्ट्रीय संघीय न्यायालय है, भारत का संघीय न्यायालय है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को जो है स्थापित किया गया था। इसमें कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? 7 न्यायाधीश का प्रावधान था इसमें, ठीक है। लेकिन उस समय 3 थे, उस समय 3, जिसमें से मुख्य जो न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य था और 2 अन्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल 66। ऑप्शन है आपके संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या फिर भारत के ऑर्डिन जनरल। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है 66 वो किससे संबंधित है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, दे आर राइट, ठीक है। जो भारत का जो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 66 है, वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित है, ठीक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? 5, 8, 7 या फिर 6? बताइए, आंसर कीजिए सब लोग। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 6, दे आर राइट। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 है, उसमें भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं, ठीक है। और इसके तहत अगर बात करते हैं पहले की, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबद्ध संचरण यानी कि कहीं भी बिना रोक टोक के, बिना आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। पांचवा क्या है? भारत के राज्य में के क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते, किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है आपको। छठवां है कोई वृत्ति यानी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन है आपके सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला या फिर ताजमहल। बताइए, यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में कौन सा है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल, दे आर राइट, ठीक है। ताजमहल को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जो ताजमहल है आगरा का, उसको मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की महल की याद में बनवाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ठीक है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, बनारस, दे आर राइट, ठीक है। बात करते हैं जयपुर घराने की, तो ये किससे संबंधित है? ये युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन के लिए, ठीक है, उससे संबंधित है। लखनऊ घराना जो वो संस्कृति, रोमांच,
या फिर लोकाचार या वह श्रृंगार प्रधान है। बनारस घराने की बात करते तो ये आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है? द्वारिका प्रसाद, विश्व नारायण, रघुपति सहाय या फिर नवल किशोर? सभी लोग बताएंगे फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो फिराक गोरखपुरी थे उनको रघुपति सहाय जो हैं वो प्रसिद्ध हैं इस नाम से। ठीक है, 28 अगस्त को 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1992 को नई दिल्ली, यहाँ से प्रसिद्ध हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? बताइए। उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर वाराणसी? कुंभ मेला कहाँ से नहीं होता है, कहाँ नहीं लगता है बताइए। तो 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, उज्जैन में लगता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, बल्कि कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में लगता है कुंभ मेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? हरा, नीला, पीला, नारंगी? सभी लोग बताइए। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, नीला, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो 23 नवंबर 1992 को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक ध्वज दिया हुआ था। ध्वज का जो आकार था वो 4 फीट लंबा था और 3 फीट चौड़ा। उसकी लंबाई कितनी थी? वो 4 फीट थी। और चौड़ाई कितनी थी उसकी? 3। ठीक है, 3 फीट चौड़ा था वो। ठीक है, जो ध्वज के मध्य में एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ध्वज में ऊपर लाल रंग है और नीचे कौन सा रंग है? नीला रंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती? नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है बताइए। तो यूपी की जो सीमा है भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। कहाँ से? नेपाल से मिलती है। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज, दे आर राइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये बताना है आपको। सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर बैंकॉक? बताइए सबसे महंगा शहर। जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, दे आर राइट। ठीक है, दिसंबर 2023 में जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर जो है सबसे महंगा शहर है और ज्यूरिक को संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त हुआ था। इसको सिंगापुर एवं ज्यूरिक सबसे महंगा शहर होने का दर्जा प्राप्त हुआ था, सिंगापुर और ज्यूरिक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? बताइए। ऑप्शन है आपके चीन का उपग्रह,
नया खोजा गया सौरमंडल, रूस का युद्धक विमान या फिर यूक्रेन की एक मिसाइल? तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नया खोजा गया सौरमंडल, दे आर राइट। ठीक है। दिसंबर 2023 में अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी थी नासा ने HD 110067 नामक एक तारे की खोज की थी। ठीक है, जो एक क्या था, सौरमंडल का निर्माण करता था। और ये जो तारा था ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर था, 100 लाइट ईयर। ठीक है, 100 प्रकाश वर्ष दूर था। ये जो सूर्य से 20% जो था छोटा, 20% छोटा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहला लॉन्च किया था? ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, जापान या फिर भूटान। ग्रीन क्रेडिट पहल किन्होंने लॉन्च किया था? तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए भारत, दे आर राइट। जो संयुक्त अरब अमीरात में COP28 के आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण का संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास। टेक केयर।